एक गांव में मधु नाम की एक लड़की रहती थी। मधु अनाथ थी। माता पिता के चले जाने के बाद मधु ने अपने आप को संभाला। मधु देखने में बहुत सुंदर थी। मधु के अकेलेपन की वजह का फायदा उठाकर गांव के लोग उसे परेशान करते थे, पर मधु जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन मधु अपने घर में बैठी हुई थी, तभी मुखिया घर के बाहर आया। अरे मुखिया जी, आप यहाँ कोई जरूरी काम था मुझसे? हाँ। आहा अरे बिल्कुल मधु, मैं तो तुमसे ही मिलने आया था। आपको ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वैसे ही गांव की औरतें कैसी कैसी बातें करती हैं हमारे बारे में। अरे तो क्या हो गया, बातें बनाते हैं तो बनाने दो, उनसे हमें क्या मतलब। अरे तुम हो ही इतनी खूबसूरत, काफी दिनों से दिखी नहीं, तो मैं सोचा खुद ही आकर तुम्हारे दर्शन कर लूं। अच्छा लग रहा है तुमको देखकर। आप जाइए मुखिया जी, वरना सब बातें बनाने लगेंगे। आज के बाद मेरे घर मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे 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 क्या हो गया? अरे भाई क्यों इतना सोच रही हो? मैं तो कहता हूँ मेरे साथ मेरे घर चलो। अरे मेरे साथ तुम खुश रहोगी, क्यों इतना दुख भोग रही हो? वैसे भी तुम्हारे माँ बाबूजी तो है नहीं, मेरे साथ रहोगी, सुखमय जीवन पाओगी, मजे में जीवन काटोगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें बोलने की? आप चले जाइए यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। आप ऐसे रोज रोज मेरे घर नहीं आ सकते। मेरा चरित्र औरों की तरह नहीं है। अरे देखो देखो देखो, ये बोल कौन रहा है? जो अपने माँ बाप को खा गई वो मुझको ज्ञान दे रही है। चल एक काम कर, तू लगा, तू आवाज लगा, मैं भी तो देखूं कौन आता है। धत तेरे की। देख मधु, मैं कहता हूँ कि तू मेरी बात मान ले, मेरे साथ खुश रहेगी। अरे सब मिलेगा मेरे पास। क्या कहूँ, प्यार कर बैठा हूँ, तेरी खूबसूरती पे दिल हार बैठा हूँ। कर ले तू मुझसे बियाह, अपनी सारी जायदाद तुझ पे हार बैठा हूँ। अरे कर ले कर ले। मुझे तो जैसे बुढ़े के साथ नहीं रहना। चले जाओ यहाँ से, इसी में आपकी भलाई है। ये बात सुनकर मुखिया को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, अरे पता नहीं किस बात का घमंड है इसको। अरे ऐसी दुख भरी जिंदगी जी रही है, फिर भी तुझे अकल नहीं आ रही। मेरे साथ रहेगी तो तेरी किस्मत बदल जाएगी, पर तुझे तो मुझसे सिर्फ बदतमीजी करनी होती है। हाँ नहीं तो रह ले मेरे साथ, हाँ तेरा जीवन बदल जाएगा, समझ। मैं मर जाऊंगी, पर तेरे पास तो कभी नहीं आऊंगी। अब तुम जा सकते हो, और आज के बाद मेरे घर पर कभी मत आना। ये सब सुनकर मुखिया वहां से गुस्से में चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन मधु गांव के कुएं के पास पानी भरने के लिए गई। जब गांव की औरतों ने मधु को देखा तो कहा, ये देखो, आ गई मनहूस। इसे तो अपने माँ बाप के साथ ही मर जाना चाहिए था। इतना सुनने के बाद भी रोज आ जाती है अपना मनहूस चेहरा लेकर। हाँ हाँ, सही कह रही हो, बचपन में अपने माँ बाप को खा गई, अब लगता है एक दिन इस गांव को भी बर्बाद करके रख देगी। इसे तो इस गांव से चले जाना चाहिए, इसके लक्षण भी ठीक नहीं है। हाँ हाँ, हमने तो कई बार मुखिया से कहा कि इसे गांव से बाहर निकाल दो, पर मुखिया हमारी सुनता ही नहीं है। पता नहीं क्या जादू कर रखा है इसने मुखिया पर। बिल्कुल ठीक कह रही हो दीदी, मुखिया और इसका चक्कर चल रहा है, तभी तो मुखिया इसके पीछे लट्टू बना फिरता है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आप सब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैं वैसी नहीं हूँ
जैसा आप सोचते हैं मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ। अरे कैसी बेटी? तुझ जैसी बेटी रखने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। एक नंबर की मनहूस है, जब देखो तब कुएं के पास चली आती है मुंह उठाकर। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। जो लड़की अपने माँ बाप को बचपन में खा गई वो चली हमारी बेटी बनने। बड़ी आई जाहिल गंवार कहीं की। ये सब सुनकर मधु वहाँ से दुखी होकर अपने घर आ जाती है। ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनकर मधु बहुत उदास हो गई और अपने माता पिता को याद करने लगी। कहाँ हो माँ बाबूजी? आप वापस आ जाओ। आपके बिना जीवन अधूरा है। काश मैं भी आपके साथ ही इस दुनिया से चली जाती। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? सब मुझे ताना मारते हैं और मेरे चरित्र पर उंगली उठाते हैं। आप लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? वापस आ जाओ माँ बाबूजी। गांव वालों के तानों से मधु हमेशा दुखी रहती और अकेले में रोती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर मधु ने अपना पेट पालने के लिए जंगल से लकड़ी काटना शुरू कर दिया। पर गांव के लड़के उसे ताना मारते और उसे परेशान करते। मधु जो लकड़ियां जंगल से काट के लाती उससे लकड़ी के खिलौने बनाकर उसे बाजार में बेचकर ही अपना गुजारा करने लगी। आहा, देखो तो कौन आया कौन आया। मुखिया के साथ बड़े अच्छे गुल खिला रही है। आहा, आहा। अरे मुखिया से शादी क्यों नहीं कर लेती? अरे नहीं करनी है तो जरा मेरे पास आ जा। उससे ज्यादा ठाठ बाट वाली जिंदगी दूंगा। अरे मैं तो जवान भी हूँ, उस बुढ़े में क्या मिठास। अरे आजा आजा। इतना सब सुनने के बाद भी मधु कुछ नहीं कहती। बाजार में खिलौने बेचकर सीधा घर चली आती। फिर एक दिन मधु जंगल से लकड़ी काट रही थी। तभी एक बूढ़े आदमी की करहाती हुई आवाज आती है। पानी! अरे कोई मेरी मदद करो! पानी! पानी! अरे ये कौन आवाज लगा रहा है? लगता है कोई बहुत पीड़ा में है। चल के देखती हूँ भला कौन है। आवाज सुनकर मधु ने अपने कदम आगे बढ़ाए और वो आवाज का पीछा करने लगी। तभी उसे एक बूढ़ा साधु जमीन पर लेटा हुआ मिला जो प्यास से करहा रहा था। पानी! आप कौन है साधु महाराज और आपको क्या हुआ है? बेटी, ओ बेटी, पानी! मुझे बहुत प्यास अरे रे 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 रे, बहुत प्यास लगी है बेटी। अब ऐसा लग रहा है कि अभी दम तोड़ दूंगा। मेरे लिए पानी ले आओ थोड़ा सा। बेटी पानी! बाबा, आपके बगल में ही पानी है, फिर भी आप पानी के लिए आवाज लगा रहे हैं। मैं अभी पानी देती हूँ आपको। नहीं नहीं बेटी, ये पानी पीने योग्य नहीं है। ये काफी दूषित हो चुका है। आप चिंता मत करें साधु महाराज, मैं लाकर दूंगी पानी। पर इस घने जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? भला इस घने जंगल में कहाँ ढूंढूंगी पानी? बेटी थोड़ा आगे जाओगी तो कुटिया दिखाई देगी। वहाँ तुम्हें पानी जरूर मिलेगा। जल्दी करो बेटी, मेरी
मेरी जान निकली जा रही है। मधु जल्दी से उठी और जंगल में आगे बढ़ी। आगे जाके उसे एक कुटिया दिखाई दी। जैसे ही वो कुटिया के अंदर गई, उसे पानी का मटका दिखाई दिया। जैसे ही वो मटके के पास गई, उसके सामने एक बड़ा सा आदमी प्रकट हुआ, जो दिखने में काफी रहस्यमयी लग रहा था। तुम कौन हो? मुझे पानी चाहिए, किसी की जिंदगी का सवाल है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम ले जा सकती हो, पर उसके बदले अपने प्राण मुझे सौंपने होंगे, तभी ये पानी मिल सकता है। मुझे पानी लेने दो। साधु बाबा को पानी पिलाने के बाद तुम मेरे प्राण ले लेना। तो ठीक है, तुम पानी ले जाओ, उसके बदले तुम्हें प्राण देने होंगे। मधु पानी लेकर वहां से निकल गई। और उस बूढ़े साधु को पानी पिलाया और फिर साधु को राहत मिली। फिर साधु ने हंसते हुए और कोमल शब्दों में कहा, वाह बेटी वाह, अति सुंदर, अब राहत मिली। वैसे तुम्हारे नेक दिल की दाद देनी पड़ेगी। जिस कुटिया में तुम गई थी और आदमी तुम्हारे सामने आया था, वो सिर्फ एक छलावा था। मैं समझी नहीं साधु महाराज, आप क्या कह रहे हैं? बेटी, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। आते जाते लोगों की कभी कभी परीक्षा लेता हूँ, पर कोई भी सफल नहीं हो पाता। सब मुझे पानी बिना पिलाए ही चले जाते हैं, सिर्फ उस छलावे के डर से। पर तुमने अपने प्राणों की फिक्र किए बिना मुझे पानी पिलाया। अति सुंदर, अति सुंदर। मैं खुश हुआ बेटी। वैसे तुम इस जंगल में क्या कर रही थी? साधु महाराज, मेरा नाम मधु है। मैं इस जंगल में लकड़ी काटने आई थी। आपकी आवाज सुनी तो फौरन इधर आ गई। मैं सब जानता हूँ बेटी, तुम इस दुनिया में अकेली हो। तुम्हारे माता पिता बचपन में ही गुजर गए। मैं दुखियारे का चेहरा तुरंत पढ़ लेता हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माता पिता की कमी बहुत खलती है। मैं जैसे तैसे ये स्वीकार कर भी लूंगी कि मुझे इस दुनिया में अकेले ही रहना है, पर गांव के लोग मेरे चरित्र को बुरा बताते हैं और कहते हैं मेरी वजह से मेरे माँ बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। आप ही बताइए, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? दिल छोटा मत कर बेटी, तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम काफी नेक दिल हो। लोग क्या कहेंगे उन्हें छोड़ो, बस अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दो। जल्द ही तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो। क्या मतलब साधु महाराज? मैं समझी नहीं। हाँ बेटी हाँ, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तुम्हारा मान सम्मान बढ़ने वाला है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम घर जाओ और बेटी, अपने बुरे वक्त की चिंता मत करो और हमेशा अच्छे कर्मों पे ध्यान दो। तुम्हारा कल्याण हो। ये सब सुन के मधु वहां से हल्का सा मुस्कुराते हुए चली गई। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन मुखिया फिर मधु के घर पर आया। अरे ओ मधु, अरे भाई, तुम्हें देखकर तो मेरा दिल प्रसन्न हो जाता है। तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ, क्योंकि इस उम्र में बच्चों जैसा जिद करने लगा हूँ। कैसी लगी मेरी कविता?
अरे मैं तो कहता हूँ आ जाओ और राज करो इतनी बड़ी हवेली में, क्योंकि ये है सब कुछ तुम्हारे लिए। अरे काहे इस कबाड़ झोपड़ी में दुख पा रही हो? आ जाओ मेरे पास आ जाओ। देखो मुखिया, तुम ऐसे नहीं आ सकते मेरे घर पर, मैं शोर मचा दूंगी। अरे मधु, छोड़ दो ये जिद, मान जाओ मेरी बात। चलो मेरी हवेली और करो जीवन भर राज। अरे क्यों इतनी बावरी हो रही हो? मान भी जाओ अब। मधु ने गुस्से में आकर जोर जोर से शोर मचा दिया और आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग वहां आ पहुंचे। फिर मधु ने कहा, मुझे बचा लो, ये मुखिया रोज मुझे ऐसे ही परेशान करता है, मैं तंग आ चुकी हूँ इससे। अरे देखो देखो गांव वालों, कैसे शरीफ बन रही है ये। मुझे रोज ऐसे ही अपने घर बुलाती है और जब इसका जी भर गया तो आज चिल्ला रही है। ये लड़की बिल्कुल भी चरित्र की ठीक नहीं है। पहले मुझे प्यार का दिखावा किया और अब ऐसा कर रही है। देखो इसको, देखो। अरे मुझे तो पहले ही पता था ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके लक्षण तो शुरू से ही खराब है। देखा कैसे मुखिया को अपने जाल में फंसाकर खुद भोला बनने का नाटक कर रही है। अरे इसने तो शर्म ही बेच खाई है। बिल्कुल ठीक कह रही हो दीदी, इसे तो इस गांव से ही निकाल देना चाहिए। ऐसी चरित्रहीन लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। जिस तरह अपने माँ बाप को खा गई, उसी तरह एक दिन हमें भी खा जाएगी। मुखिया जी ज्यादा देर मत कीजिए, इसे तो इस गांव से निकाल फेंकिए। सुन लिया मधु तूने, अब बहुत हो गया तेरा नाटक। चुपचाप इस गांव से चली जा, वरना मुझे धक्के मार के निकालना आता है। आज रात का समय है तुम्हारे पास, सुबह होने से पहले ही इस गांव में दिखाई मत देना, वरना तुम्हारी शिकायत सीधे राजा जी से होगी। हाँ। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैं चरित्रहीन लड़की नहीं हूँ। मैं इस गांव से चली जाऊंगी, पर भगवान के लिए मेरे चरित्र पर दाग मत लगाइए। मधु ये सब कहकर घर के अंदर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मेरी परीक्षा कब तक लेंगे? मुझे सहारा दीजिए। रात हो गई और आधी रात होते ही मधु अपना सामान लेकर घर छोड़कर जंगल की तरफ चली गई। दिन ऐसे ही बीतते गए और मधु अब लोगों से भिक्षा मांग के खाने लगी। ऐसे ही एक दिन राजा अपने मंत्री से राज्य के बारे में कुछ बात कर रहा था। मंत्री जी, आपको तो पता ही है कि पड़ोसी राजा शांतनु के साथ हमारे रिश्ते कुछ ठीक नहीं है और इसी वजह से हमारे बीच कोई भी व्यापार नहीं है। मेरे विचार में था कि हाँ महाराज, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आपसी संबंधों को सुलझाए बिना हम आपसी व्यापार को आगे नहीं बढ़ा सकते। महाराज, पहले हमें राजा शांतनु से बात करनी होगी। आपसी मतभेद को जल्द ही सुलझा लिया जाए तो सबसे बेहतर होगा। ठीक कहा मंत्री जी आपने। वैसे मेरे मन में एक योजना है, इससे हमारे संबंध मजबूत हो सकते हैं। हमारे राज्य का जंगल से होते हुए हम एक रास्ता बनाएं जिससे हमें व्यापार करने में आसानी हो, तो राजा शांतनु हमसे काफी खुश हो सकते हैं। ये कही ना आपने पते की बात महाराज, बिल्कुल सही कहा। आप कहें तो मैं खुद पड़ोसी राज्य जाकर आपके संदेश को पहुंचाता हूँ। नहीं 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 मंत्री जी, पहले हमें जंगल को अच्छे से देखना है। क्या वास्तव में हम रास्ता आसानी से बना सकते हैं या नहीं? अगर हरे भरे जंगल को काटना पड़े तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
आज ही हम जंगल की तरफ चलेंगे। जंगल जाने की तैयारी की जाए। फिर राजा मंत्री के साथ जंगल की तरफ गए। और थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक पेड़ के पास खड़े होकर मंत्री से बोले, मंत्री जी, ये रास्ता आगे जाकर खत्म हो जाता है। देखा जाए तो हमें कुछ पेड़ और काटने ही होंगे। उसके बाद ये रास्ता सीधा राजा शांतनु के राज्य में जा निकलेगा। हाँ महाराज, ये काफी अच्छा विकल्प है हमारे लिए। हमें ज्यादा देर ना करके इसके बारे में राजा शांतनु से बात करनी चाहिए। राजा और मंत्री आपस में बात ही कर रहे थे कि उनके सामने वही विचित्र आदमी प्रकट हो गया और बड़ी ही रहस्यमयी आवाज में बोला, चले जाओ यहाँ से, यहाँ कोई रास्ता नहीं बनेगा। वापस लौट जाओ। कौन हो तुम? और हम राजा हैं इस राज्य के, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हट जाओ हमारे रास्ते से। आप यहाँ रास्ता बनाना चाहते हैं तो आपको मुझे अपने प्राण सौंपने होंगे। वही मधु राजा और विचित्र आदमी की आवाज सुनकर आवाज का पीछा करने लगी और वहां पहुंची जहां राजा और विचित्र आदमी थे। मधु को देखकर वो विचित्र आदमी गायब हो गया। ये सब देखकर राजा का सिर चकराने लगा। मैं तो इसी जंगल में रहती हूँ और गांव वालों ने मुझे निकाल दिया है। आपने जो देखा वो सिर्फ एक भ्रम है महाराज। राजा और मंत्री आपस में बात करने लगे। महाराज, इसे कैसे पता कि वो भ्रम था? उसे देखकर वो गायब कैसे हो गया? और इसके हाथ पे देखो, वो सोने का गहना एकदम राजशाही खानदान जैसा दिखता है। ये इसके पास क्या कर रहा है? हाँ, मंत्री जी, हमने तो इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरा तो सिर चकरा रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारे राज्य में। महाराज, ये लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। इसके पास ये राजशाही गहना कैसे आया? महाराज, मैं तो कहता हूँ इसे राजमहल ले चलते हैं। वहाँ इससे सारा सच उगलवा लूंगा। आखिर वो अजीब सा दिखने वाला आदमी कौन था भला? फिर मंत्री ने चालाकी भरी आवाज में मधु से कहा, देखो लड़की, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेले कर क्या रही हो? और तुम्हारे पास ये राजशाही आभूषण कहाँ से आए? तुम्हें हमारे साथ राजमहल चलना होगा। आखिर ये गहने कहीं तुमने राजमहल से तो नहीं चुराए, या फिर कोई और बात है? महाराज, मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ। मैं भला चोरी क्यों करूंगी? ये गहने मेरे पास बचपन से ही हैं और गांव वालों ने मेरे चरित्र पर भी उंगली उठाई और इस गांव से निकाल दिया। आप तो महाराज हैं, आप तो ऐसा ना करें। देखो बेटी, बस हमारी दिल की तसल्ली के लिए ही मंत्री तुमसे कुछ सवाल करेंगे, क्योंकि ये राज्य की सुरक्षा का सवाल है। और वो विचित्र आदमी, मेरा तो सर ही घूम रहा है। तो तुम राजमहल चलो। अगर तुम निर्दोष हुई और वाकई ये गहने तुम्हारे हैं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। राजा वापस महल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने के बाद राजा और मंत्री ने मधु से सवाल करना शुरू कर दिया। अब तुम हमारे महल में हो, सच सच बताओ बेटा, ये राजशाही आभूषण तुम्हें कहाँ मिले? अगर देखो बेटा, तुम सच सच बोलती हो तो तुम्हें सही सलामत हम छोड़ देंगे। अगर ये गहने सच में तुमने यहाँ से चोरी किए होंगे तो सजा तो भुगतनी होगी। मैं सच कह रही हूँ महाराज, ये आभूषण मेरे पास बचपन से ही है। शायद मेरे माता पिता ने ही मुझे दिए होंगे। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मैं अकेली हूँ। सब मुझ पर अत्याचार करते हैं और गलत इल्जाम लगाते हैं। गांव का मुखिया मेरे लिए पागल था और उसने मुझे पूरे गांव में बदनाम कर दिया। मंत्री जी, ये लड़की जिस गांव से है उसके मुखिया को हमारे सामने पेश किया जाए। थोड़ी देर में मुखिया राजा के दरबार में आ पहुंचा और राजा से बोला, महाराज की जय हो। कहिए महाराज,
अब मुझ जैसे नादान को आपने कैसे याद किया? इस लड़की को देखो, क्या तुम जानते हो इसे? जी महाराज, इसे कैसे भूल सकता हूँ? अरे ये एक नंबर की चरित्रहीन लड़की है। वैसे ये आपके दरबार में क्या कर रही है? महाराज, ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ। बच्चा, एक बात बताओ, इसके पास ये राजसी आभूषण कैसे आए और इसे गांव से क्यों निकाला तुमने? महाराज, मैं तो नहीं, इन आभूषणों के बारे में नहीं जानता। जो इसने पहन रखा है ये तो शुरू से ही इसके पास है। शायद हाँ, इसके बाप ने कभी चोरी की होगी। आप इसे कड़ी से कड़ी सजा देना महाराज। महाराज, मैं बेकसूर हूँ। ये मुखिया हमेशा मेरे घर पर आकर मुझे परेशान करता था और अपने साथ चलने को कहता था। इसने मुझे पूरे गांव में बदनाम किया, फिर मुझे गांव से निकलवा दिया और तब से मैं उसी जंगल में रह रही हूँ। महाराज, इसकी बातों पे कतई विश्वास ना करें और इसे सजा दीजिए। मधु, जब तक सच क्या है ये पता नहीं लग जाता और वो विचित्र आदमी कौन था उसके बारे में जाने बगैर हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकते। अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मंत्री जी, सैनिकों से बोल के इसे कारावास में डलवा दो। ले जाओ इसे। मंत्री इतने में कुछ कहता पूरे राजमहल में चमचमाती रोशनी फैल गई और अचानक से वही बूढ़ा साधु प्रकट हो गया जो मधु को जंगल में मिला था। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए, वरना अनर्थ हो जाएगा। आपके दरबार में पहली बार बेकसूर को सजा हो जाएगी। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं आप? आपके सारे सवालों का जवाब हमारे पास है। आप जानना चाहते हैं ना कि जंगल में वो विचित्र आदमी था कौन? ये देखिए। वो बूढ़ा साधु उसी विचित्र आदमी के भेष में आया और राजा को सब पता चल गया। देखा महाराज, मैं ही था वो विचित्र आदमी। बस राहगीरों की परीक्षा लेने के लिए ही ऐसा करता हूँ। और ये कोमल हृदय वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि आपकी सौतेली बहन लगेगी। ये क्या? अरे ये क्या कह रहे हो साधु महाराज? मैं कैसे मान लूं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे पता था आपके लिए सत्य स्वीकार करना काफी कठिन है, पर सत्य को कोई नहीं बदल सकता। ये कहानी काफी लंबी है महाराज। सारी बातें जानने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। साधु महाराज, आप सच सच बताइए कि बात क्या है। मुझे सारी बातें बताइए। ये क्या कह रहे हैं साधु महाराज? क्या आप मुझे बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं? थोड़ी देर शांत रहो बेटा। तो महाराज, आपके पिता यानी कि दशरथ राज, उनको इसी गांव की एक लड़की से प्रेम हो गया था जो दिखने में काफी सुंदर थी। अब राज्य के लोगों को इस बारे में पता ना चले, इसीलिए राजा दशरथ उससे चुपके चुपके मिलने लगे और धीरे धीरे उनमें प्यार गहरा होता गया। फिर वो लड़की गर्भवती हो गई और उसने एक लड़की को जन्म दिया। राजा दशरथ काफी घबरा गए थे कि अगर ये बात राज्य के लोगों को पता चलेगी तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शांति। राज्य के लोगों को पता चला कि हमारे बीच कुछ संबंध है और ये बच्ची मेरी है, तो मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम किसी को बताना मत। मैं हमेशा तुमसे ही प्रेम करूंगा। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आप ऐसा तो ना बोले। अगर ये बड़ी होगी और पूछेगी कि मेरे पिता कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? हाँ, अब देखो शांति, अगर सबको पता चला हमारे बारे में तो तुम्हें सब बुरा भला कहेंगे और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी बात मानो मेरी बात। तुम इस गांव को छोड़कर चली जाओ और इस बच्ची को मुझे दे दो। मैं इसे किसी और को दे दूंगा। हाँ। खबरदार, अगर आपने मेरी बेटी को छुआ भी
तो मैं सबको बता दूंगी। आप मुझे राजमहल लेके चलना। मैं आपकी गौरव पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगी। राजा दशरथ शांति को बहुत समझाते रहे, पर वो गांव छोड़ने को राजी नहीं हुई और अपनी इज्जत के डर से राजा दशरथ ने शांति को मार डाला। और उस बच्ची को लेके एक झोपड़ी में पहुंचे और उस बच्ची को वहां रख दिया और वहां से चले गए। और जब सुबह हुई तो किशन और सविता ने जब उस बच्ची को देखा तो बड़े खुश हुए, क्योंकि सविता बांझ थी जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। फिर उन्होंने उस बच्ची का नाम मधु रखा और मधु जब थोड़ी बड़ी हुई तब किशन और सविता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तब से मधु इस दुनिया में अकेली हो गई। जब मैं मधु से मिला तो इसके कोमल हृदय को देखकर काफी खुश हुआ। जब मैंने अपनी विद्या से इसके अतीत के बारे में जानना चाहा तो मुझे पता चला। और महाराज, अगर आपने भी इसे दोषी करार दिया तो ये अच्छा नहीं होगा। क्या कहूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। मेरे पिता ने जो किया वो काफी गलत था। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा अनर्थ किया। ये काफी दुखद घटना है। भले ही तुम मेरी सौतेली बहन हो, पर तुम मेरे पिता का ही खून हो और तुमने जीवन में काफी दुख सहे। और तुम मुखिया, तुमने हमारी बहन पे चरित्र का लांछन लगाया। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मंत्री जी, ले जाइए इसे और डाल दीजिए 1 महीने के लिए कारावास में। ले जाइए इसे। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये सब ना होता तो मैं अपने माता पिता के बारे में नहीं जान पाती। अगर शुक्रिया करना है तो साधु महाराज का करो। अगर ये ना होते तो तुम अभी तक जंगल में भटक रही होती। बेटी, मैंने कहा था ना कि तेरे सारे दुख एक दिन खत्म होने वाले हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा अपना हृदय कोमल और दूसरों की मदद की भावना रखना। ये पैसे और धन कुछ पल की चांदनी है। हमेशा अच्छे कर्म करना बेटे। चलो, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा हमेशा कल्याण हो। हरिओम हरिओम हरिओम। अचानक दरबार में रोशनी हुई और साधु वहां से चले गए। मुझे माफ कर देना बहन। आज मैं गलती से क्या कर बैठता, और आज से तुम इसी राजमहल में रहोगी अपने भाई के साथ, और अपना भाई का हाथ अब कभी नहीं छोड़ोगी। मधु की जिंदगी में सब ठीक हो गया और मधु की किस्मत में जो था उसे वही मिला। इस तरह से इस कहानी का अंत हो जाता है।